Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School Class 9th Civics Chapter 2 Constitutional Design. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनके उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे, और पढ़ा था हमने पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस तरीके से उन्होंने एक ब्यूटीफुल ड्राफ्ट रिप्रेजेंट करा अपने बैकग्राउंड से, एक्सपीरियंस से कॉन्स्टिट्यूट बनाने के लिए। किस तरीके से उन्होंने जो सेशन आपने कराची में देखा था 1931 में, आपने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था 1928 में, जो उन्होंने मोतीलाल नेहरू जी थे और उनके 8 कांग्रेस लीडर्स थे, उन्होंने ड्राफ्ट जो दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के लिए। और फिर 1931 में उन्होंने कराची सेशन जो हुआ था नेशनल कांग्रेस का, उसमें फिर किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए था उसके लिए मीटिंग करी थी। तो आपने ये देखा। इस वीडियो में स्टूडेंट हम अब रीड करेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स मेंबर ऑफ मेकर्स। जो कॉन्स्टिट्यूट बनाने वाले मेंबर्स थे उनकी एक पूरी बॉडी, यानी उनका जो टुगेदरिंग, यानी जो जो मेंबर थे उनका पूरा एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में वो सारे लोगों का होना, यानी जो उस बॉडी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट बनाने वाले आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहलाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन करा और किस तरीके का इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करा कॉन्स्टिट्यूट बनाने के लिए। हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। कौन थे, कौन मेकर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हु विल फाइंड here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the constitutions। और कौन कौन से ऐसे important leaders थे जिन्होंने important role play करा, वो अब हम इसमें देखेंगे। The drafting of the document called the constitution was done by an assembly of elected representatives। यानी जो ड्राफ्ट होता है डॉक्यूमेंट, जो पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहते हैं। यानी लिखा हुआ, रिटन में जो लिखा हुआ दस्तावेज है, जो ड्राफ्टिंग है, जो डॉक्यूमेंट है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। लेकिन किसके द्वारा बनाया गया था, ये एक असेंबली में बनाया था। और उस असेंबली में कौन थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी चुने हुए प्रतिनिधि थे जो इस असेंबली में आए थे और जिन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया था। तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। यानी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मीन्स क्या हो गया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी चुने हुए प्रतिनिधित्व, यानी जो चुन के आए थे। अब इनको मतलब उस टाइम पे वो तो होता नहीं था, यानी वोट डालने का अधिकार तो था नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे सब लोगों को। तो इसीलिए क्या था, तो जो रिप्रेजेंटेटिव ये चुन के आए थे, तो जो प्रोविंशियल इलेक्शन होते थे जो वहाँ पे बने हुए थे, जो जियोग्राफिकल, यानी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन होते थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह रखा था कि उस टाइम पे स्टेट्स अपने इलेक्शन कर सकती है, और जो वहाँ से मेंबर ये अपने अपने स्टेट्स के सिलेक्ट करके भेजते थे, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस असेंबली में आते थे। और वो जो भी इन्होंने ड्राफ्ट रिप्रेजेंट करा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट करा, तो वो एक संविधान का जो ड्राफ्ट है और जो रिप्रेजेंट करने वाले इस असेंबली में आए थे। तो ये स्टूडेंट आपको इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। तो ये असेंबली सबसे पहले इसकी जो मीटिंग हुई थी कब हुई थी, 1946 में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946। और जो असेंबली जो हुई थी वो 1946 में, और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हुई थी, 1946 में। उसके बाद जल्दी ही जो कंट्री थी वो डिवाइड हो चुकी थी, इंडिया और पाकिस्तान में। क्योंकि पहले क्या था, 388 मेंबर्स थे असेंबली के अंदर जो इलेक्टेड होकर गए थे अलग अलग स्टेट से, प्रोविंस से। लेकिन फिर क्या हो गया था, जब पार्टीशन हो गया था तो उसके बाद मेंबर कम हो गए थे, 299 मेंबर ही रह गए थे असेंबली में। क्योंकि अब जो ड्राफ्ट बनाएंगे वो सिर्फ अपनी कंट्री का बनाएंगे ना, जो पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेड है वो अपना बनाएंगे, तो सेपरेट हो चुका था, कंडीशन अलग हो चुकी थी। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली that wrote the Indian constitutions had 299 मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में पार्टिसिपेट लिया था। यानी जो इस सभा के मेंबर थे, जो इस असेंबली के मेंबर थे, जो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया से, यानी स्टेट्स से उनको भेजा गया था चुनकर। जनता ने नहीं चुना था, किसने चुना था,
जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो स्टेट में इलेक्शन हुए थे वहाँ से ये मेंबर असेंबली से चुन के आए हुए थे। एंड द असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। अब देखिए यहाँ पे तैयारी कब शुरू हो गई थी, आप देखेंगे 1946 में, और ये तैयार कब कर दिया था इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, यहाँ समझने की ज़रूरत है कि 1949 में अडॉप्ट हो कर लिया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ यानी उसमें चेंजेस हुए, तो उसके बाद इसको कब स्टार्ट किया गया, कब एक्सेप्ट किया गया, 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम रिपब्लिक डे के अकॉर्डिंग मानते हैं, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। रिपब्लिक मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि कोई भी कंट्री में कोई भी सरकार है या सेंटर है या जो उसको चला रही है, तो वो रिप्रेजेंट वो इलेक्टेड होकर आएगी, यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, तो वो रिपब्लिक कहलाएगी। तो अब इसके अंदर अब आप समझेंगे कि इतने गैप क्यों था कि 26 नवंबर को जब ये तैयार था, लेकिन फिर भी 2 महीने लगे 26 से 1950 को में ही मतलब इस दिन की क्या वैल्यू है। तो अगर आप देखेंगे हिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर पढ़ा है लाहौर वाले सेशन में, तो उसके अंदर 26 की वैल्यू बताई हुई है, क्योंकि जो लाहौर का सेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 में, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या प्रोक्लेम करा था कि जो हमारा है 1930 तक 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1930 तक पूर्ण स्वराज हम मतलब कर लेंगे, अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्री हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी और हम अपना झंडा फहराएंगे। तो उन्होंने इस डेट को डिक्लेयर कर दिया था 1929 के लाहौर सेशन में। और उन्होंने फिर रावी रिवर जो लाहौर में है, लेकिन अब तो वो पाकिस्तान में है, पहले वहाँ झंडा फहराया भी था, और इस चीज़ को मतलब शो ऑफ करा था कि अब हम पूर्ण स्वराज हासिल करके रहेंगे। लेकिन कुछ सरकमस्टांसिस की वजह से पूर्ण स्वराज नहीं मिल पाता है। तो लेकिन एक डेट थी जो उन्होंने डिक्लेयर करी थी उस टाइम पे कि 26 को हम 1930 को 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज जो उन्होंने सोचा था कि डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जब वो नहीं हो पाता है, तो अब यहाँ पे जब नवंबर में तैयार हो जाता है ड्राफ्ट, तभी उन्होंने सोचा कि चलो 2 महीने तो रह गए, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने 26 जनवरी 1950 में इम्प्लीमेंटेशन करते हुए इस डेट को की वैल्यू रखते हुए इस डेट पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करा। तो स्टूडेंट ये डेट की वैल्यू आपको क्लियर होगी कि भाई 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था, प्रोक्लेम करा था ये पूर्ण स्वराज का। तो उसकी वैल्यू को रखते हुए 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान क्या करा गया था, लिखा गया या उसको एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि तैयार तो वो पहले ही हो गया था और 1946 से तो वो प्रोसेस में चल ही रहा था, जो मीटिंग हुई थी। लेकिन बिल्कुल जो रेडी हो गया था, वो जो बिल्कुल बन के तैयार हो गया था, वो 26 जनवरी 1950 में है। तो आई होप आप इसको समझ सकें इसकी वैल्यू को। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स अगो। अभी तक भी अगर आप देखेंगे इतने साल हो गए हैं, अगर मोर देन 72 ईयर्स हो गए हैं हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस, अभी भी हम इसको क्यों एक्सेप्ट करें। वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन्स एबव। अगर हम नोट करेंगे तो इसका एक ही रीज़न है, ऑलरेडी हम लोग नोट कर चुके हैं कि कितना इसकी इम्पॉर्टेंट है। दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर अलोन। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो मेंबर्स थे जिन्होंने इसे बनाया था, ये सिर्फ उन्हीं के विचार नहीं थे। इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कॉन्सेंस ऑफ इट्स टाइम। ये उस टाइम की बिल्कुल जो तर्क और कारण यानी जो कंसेंस पे बनाया गया था, लोगों उसका जो एक्सपीरियंस था उन लोगों का कि भाई किस तरीके का यहाँ पे कंट्री के लिए सूटेबल है और हमारे लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिज़ायर है, उसके अकॉर्डिंग इन मेंबर्स ने जो था ये बनाया था। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड अ री राइट दियर कॉन्स्टिट्यूशन एफ्रेज बिकॉज द बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन और आप एग्जाम्पल देखोगे दूसरी कंट्री का, जैसे नेपाल का कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ चुका है, तैयार दोबारा से रीराइट लिखा जाता है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। बहुत सारे जो सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने, दूसरी कंट्री के लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। एंड नो वन एक्चुअली, और इन सम अदर कंट्रीज़, और कुछ कंट्रीज़ में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर। कुछ कंट्री में तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि बस वो एक पेपर है, नो वन एक्चुअली फॉलो इट्स, कोई इसको फॉलो नहीं करता है। द एक्सपीरियंस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग है। ओवर
द लास्ट हाफ अ सेंचुरी अगर देखें, इतना लॉन्ग पीरियड के बाद भी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कुछ ग्रुप हमारे प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन तो करते हैं, लेकिन बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ एवर क्वेश्चंस टू लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेकिन किसी बड़े मेजर ग्रुप या सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल ग्रुप ने अभी तक इसकी लेजिटिमेसी पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, यानी इसको सब स्वीकार करते हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। एंड दिस इज़ अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फर्स्ट तो ये कि सभी एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन का जो रीज़न एक्सेप्ट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो रिप्रेजेंट किसको कर रही थी? पीपल्स, इंडिया के जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। कैसे? देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम। उस टाइम पे वोट डालने का अधिकार तो नहीं था, बट सो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, उस टाइम पे लोगों ने डायरेक्ट इस को वोट तो नहीं दिया था, बट इट वॉज elected mainly by the members of the existing provincial legislatures that we mentioned above। हमने provincial legislatures के भी बारे में पहले बताया था कि किस तरीके से वो स्टेट से इलेक्शन होते हैं, स्टेट के पहले भी इलेक्शन होते थे, तो उसमें से जो स्टेट जियोग्राफिकल एरिया में जो भी स्टेट थे उन्होंने अपने मेंबर को जो इलेक्ट करा और उन्होंने असेंबली में भेजा, तो उनके बिहाफ में वो लोग आए थे। एंड दिस एंश्योर अ फेयर जियोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। और इसका ये रीज़न हुआ कि जो अलग अलग जियोग्राफिकल मेंबर थे हर एरिया से आए, चाहे मध्य प्रदेश है, यूपी है या फिर छत्तीसगढ़ है, जो अलग अलग एरिया हैं वहाँ के एरिया से क्या थे, अपने अपने रीजन से जो भी थे सारे असेंबली में मेंबर आए थे। द असेंबली वॉज द डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और पहले से ही जो असेंबली थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ज़्यादा इफेक्टेड, ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थी, डोमेन थी। द पार्टी दैट लेड इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि इस पार्टी ने इंडिया के स्वतंत्रता के लिए क्या करा था? स्ट्रगल करा था। बट द कांग्रेस इट सेल्फ इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, उनकी अलग अलग राय थी, तो फिर भी डिफरेंसेस बहुत थे। एंड द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। और असेंबली में भी ऐसे बहुत सारे मेंबर थे जो यानी को पसंद करते थे और नहीं करते थे, या चुन के आए थे, यानी हर स्टेट्स थे। कांग्रेस के मेंबर भी थे, कांग्रेस को पसंद ना करने वाले मेंबर भी थे। तो हर एक लोग असेंबली में जिन्होंने बहुत सोच समझ के अपने एक्सपीरियंस से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। In social term, two assembly represented member for different language groups, caste, classes, religions and occupation। और इस असेंबली में जो मेंबर थे उनके अलग अलग ग्रुप थे, उनकी कास्ट अलग थी, उनकी क्लासेस अलग थी, यानी वो अलग वर्ग के थे, अलग धर्म के थे, उनके और ऑक्यूपेशंस अलग थे, अलग अलग व्यवसाय थे, उनकी जाति अलग थी, कास्ट अलग थी, उनका समूह अलग था। ये सब होते हुए भी वो असेंबली के मेंबर थे। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट। लेकिन अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनती तो भी अलग नहीं होती, ऐसे ही बनती। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्क गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जिस बिहाफ में, जिस मैनर में असेंबली बनी है और वो कॉन्स्टिट्यूट की क्या करती है, एक सत्यता को बताती है, एक पवित्रता को बताती है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट है और वो बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, इसमें असेंबली में सिस्टमैटिक वर्क किया गया, ओपन एंड कंसेंसुअल कंसेंसुअल मैनर में वर्क किया गया, पूरे तर्क के साथ, तथ्य के साथ और ओपनली सिस्टमैटिक से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम किया गया। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, कुछ ऐसे प्रिंसिपल थे जो डिसाइड किए गए, जो कि ड्राफ्ट जो तैयार किया था, ड्राफ्टिंग जो सबसे पहले हुई थी। अब जो इसको हम इतनी वैल्यू देते हैं किस लिए? क्योंकि जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी उसके चेयर कौन थे, मतलब जो चेयर मैन रह चुके हैं वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया था। डिस्कशन फिर बाद में, सिर्फ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया और फिर बाद में उसके लिए डिस्कशन भी हुआ। सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत से राउंडेड हुए इसके ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के, बहुत सारी डिबेट्स हुई। एंड क्लॉज बाय
क्लॉज यानी जो उसकी धाराएं लगाई गई थी, रूल लगाए गए थे, उसके ऊपर उन्होंने अगेन टू अगेन क्या करा, डिबेट्स करी। तो दो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ड्राफ्टिंग किसने करी, उसके बाद उसमें अमेंडेड हुए कितने हुए, मोर देन 1000 अमेंडमेंट्स किए गए, इसमें चेंजेस किए गए, सोचो। एंड द मेंबर्स ऑफ डेलिब्रेट फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर इसमें इतने मतलब बात हुई इसके ऊपर, इतना उस पर गहन अध्ययन किया गया। एंड एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो भी उसमें बोला जाता था असेंबली में, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता था, उसको ध्यान से प्रिजर्व करके रखा जाता था, और उसको ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स कहा गया। यानी पहले क्या किया गया, ड्राफ्ट करा गया, फिर उसको डिबेट किया गया, फिर उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे डिबेट करने के बाद उसको प्रिंट किया गया, और डिबेट जो थी 12 बल्कि वॉल्यूम्स यानी 12 खंडों में इसको डिबेट्स को प्रिंट किया गया। एंड डिबेट जो थी उसको रैशनल माना गया, यानी उसको इतना तर्क के कारण, उसके रीज़न के कारण उसको इतना रैशनेबल माना गया, यानी ये जो इसके रीजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बिल्कुल ठीक हैं। तो उसका रैशनल होना, डिबेट्स होना और ड्राफ्टिंग होना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक बेटर बनाते हैं। एंड दीज आर यूज टू द इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये एक यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन में एक व्याख्या करने में यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स के, भाई हाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और जो राजेंद्र प्रसाद थे, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, स्टूडेंट, ये आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे इसके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, और आपको सेकंड ड्राफ्टिंग किसने करी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार करा था उसके बेस पे ही कॉन्स्टिट्यूशंस की डिस्कशन हुए थे, डिबेट्स हुए, और उसमें अमेंडेड हुए, और 114 डेज उसमें लगे उसको डेलिब्रेटेड करने में, बात करने में, उसको सेट करने में। और 12 उसके कितने थे, वॉल्यूम्स थे, खंड थे, जितने उसको डिबेट्स को मेंशन किया गया। तो ये स्टूडेंट आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या थी, कब बनी, और किस डेट पे बनाया गया हमारा संविधान, कौन कौन लीडर्स थे जो जिनका रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद का और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू जी का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस टॉपिक में लर्न करनी है, और वन वर्ड के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।